हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक पैनल सेटअप किया गया जिसको फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा हेड किया जा रहा है। उस पैनल में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि वो कितना फिजिबल है साइमल्टेनियस इलेक्शन को होल्ड करवाने में। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब होता है जो हमारा पार्लियामेंट है, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज है, वो दोनों का इलेक्शन एक साथ हो, इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के एडवांटेज के बारे में और इसमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिसके वजह से साइमल्टेनियस इलेक्शन हमारे देश में नहीं देखने को मिलता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन को अपने देश में किस तरह से करवाया जाए उसके स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे। अदर कंट्रीज में साइमल्टेनियस इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट करवाया जाता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन है क्या। देखिए होता क्या था, हमारे देश में 5 साल तक लगातार इलेक्शन का दौर चलते रहता था। तो इंडियन इलेक्शन साइकिल को स्ट्रक्चर करने के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसमें लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन दोनों को एक साथ एक समय में करवाया जाएगा। हालांकि देश की आज़ादी के बाद क्योंकि स्टेट और सेंटर में एक ही पार्टी की सिस्टम थी तो 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शन देश में पहले भी चला। लेकिन 1967 के बाद जो हमारे स्टेट असेंबलीज थे उसका फ्रीक्वेंट डिसोल्यूशन देखने को मिला और लोकसभा के टर्म को समाप्त कर दिया गया। करंटली अभी तक कुछ ऐसे कुछ ही स्टेट है जहाँ पे लोकसभा के साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। इन राज्यों में साइमल्टेनियस इलेक्शन देखने को मिलता है। एक साथ चुनाव के इसके एडवांटेज का बात करें, एक ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार से जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अगस्त 2018 में देखा गया। वन नेशन वन इलेक्शन से पब्लिक का जो पैसा है उसको सेव किया जा सकेगा। सेकेंड बेनिफिट का बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करने में जो स्ट्रेन आता है वो रिड्यूस हो पाएगा और इससे जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं डिप्लॉय उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलेगा। इससे गवर्नमेंट पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन और ज़्यादा टाइमली वे में हो पाएगा, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने से गवर्नमेंट की पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पे फोकस किया गया रादर देन इलेक्शनरिंग। चलिए अब हम लोग जानते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर के कौन कौन से चैलेंजेस राइज हो सकते हैं। तो फर्स्ट है फिजिबिलिटी, ये फिजिबल नहीं होगा। यदि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 83 का 2 और आर्टिकल 172 देखें तो इसमें लोकसभा के टेन्योर और स्टेट असेंबली के टेन्योर को बताया गया है कि जब तक ये डिसॉल्व नहीं हो जाते तब तक 5 सालों तक लगातार काम करते रहेंगे। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में जैसे कि आर्टिकल 356 इसके द्वारा प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में इम्पोज किया जाता है, उस केस में जो स्टेट असेंबली है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। देयरफॉर वन नेशन वन इलेक्शन से फिजिबिलिटी को लेकर एक सीरियस इशू रेज होता है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाता है मिड टेन्योर में तो उस केस में जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो फिजिबल नहीं हो पाएगा। और ये तभी हो पाएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा इस प्रोविजन को। इसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस करने होंगे, इसमें अलग अलग सिचुएशन को भी कंसीडर किया जाना होगा। और इस फिजिबिलिटी को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें ECI के द्वारा सजेस्ट किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी अमेंडमेंट करना होगा, तभी यह फिजिबल हो पाएगा। सेकेंड पॉइंट का बात करें तो ये फेडरलिज्म से अलाइन नहीं है। जो वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया है ये फेडरलिज्म के कंसेप्ट से अलाइन होता नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें इंटायर नेशन को वन कंसीडर कर लिया जाता है जो कि आर्टिकल 1 से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। थर्ड प्रोविजन का बात करें तो इसका जो प्रेजेंट फॉर्म है वो ज़्यादा बेनिफिशियल देखने को मिलता है। जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ रिकरेंट इलेक्शन है वो हमारे डेमोक्रेसी में ज़्यादा बेनिफिशियल देखने को मिलता है। यह वोटर को अलाउ करता है कि इनके वॉइसेस को सुना जाए, क्योंकि 5 साल में अगर एक बार हो गया इलेक्शन तो उसके बाद जो नेताओं का ध्यान है वो लोगों की ओर नहीं जाता है और हम लोग के पास राइट टू रिकॉल करने का पावर भी नहीं, जो कि हम लोग MP या MLA को उसके पद से हटा सकें। तो इसलिए प्रेजेंट फॉर्म को ज़्यादा बेनिफिशियल बताया जा रहा है। और इसमें एक प्रॉब्लम यह भी हो सकता है क्योंकि जो नेशनल इशूज़ है वो अलग होता है और जो स्टेट इशूज़ है वो भी डिफरेंट होता है नेशनल इशूज़ से। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के कारण दोनों इशूज़ मिल जाएगा और सिटीजन्स में किसको वोट करें या किसको नहीं इसको समझने में परेशानी होगी। लेकिन जो प्रेजेंट फॉर्म है इसमें लीडर्स का अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर किया जा सकता है।
फोर्थ चैलेंज की बात करें तो ईवीएम और वीवीपैट का रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए बताया जाता है अप्रॉक्स 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जरूरत होगा और वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन्स होता है, इसका भी जरूरत होगा साइमल्टेनियस इलेक्शन को करवाने के लिए। फिफ्थ चैलेंज का बात करें तो वह है कॉस्ट कंसिडरेशन। ईसीआई के द्वारा हाईलाइट किया गया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए एक सब्सटेंशियल बजट का रिक्वायरमेंट है जो कि अप्रोक्सीमेटली 9,284.15 करोड़ रुपीस की जरूरत होगी ईवीएम और वीवीपैट को खरीदने के लिए, और मशीन के रिप्लेसमेंट के लिए भी एडिशनल कॉस्ट की जरूरत होगी क्योंकि हर एक 15 सालों में ईवीएम को रिप्लेस किया जाता है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन से जो वेयर हाउसिंग का कॉस्ट होगा वो भी इंक्रीज होगा क्योंकि मशीन्स को स्टोरेज करने की जरूरत होता है इलेक्शन के दौरान। तो कुल मिलाकर जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो ज़्यादा खर्चीला है। सिक्स्थ प्रोविजन का बात करें तो वोटर के बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा आर्ग्यू किया जाता है कि ये वोटर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जो वोटर्स के द्वारा नेशनल इश्यूज है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा क्योंकि जो लार्ज नेशनल पार्टीज होती है वो लार्जर नेशनल पार्टीज होती है और इससे जो स्टेट और लोकसभा असेंबली में जो रीजनल पार्टीज होती है उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। सेवेंथ है इलेक्शन इशू। जो हमारे स्टेट और नेशनल इलेक्शंस होते हैं वो अलग अलग सेट्स ऑफ इशूज के ऊपर लड़े जाते हैं और साइमल्टेनियस इलेक्शन में तो इसमें जो वोटर्स है वो हो सकता है किसी एक ही पार्टी को चुनेगी और स्टेट और सेंटर दोनों में सेम ही पार्टीज को वोट दे देगी। तो इससे जो बड़े बड़े नेशनल पार्टीज है उसको एक एज प्रोवाइड होगा। 8 इश्यूज का बात करें तो जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उसमें अकाउंटेबिलिटी की कमी होगी क्योंकि यदि 5 सालों में 2 बार चुनाव देखने को मिलता है स्टेट असेंबली और सेंटर के बीच, तो इसमें देखा गया है कि जो पॉलिटिशियंस का अकाउंटेबिलिटी है वो ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है क्योंकि इलेक्शन के दौरान बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब क्रिएट किए जाते हैं और उस समय ग्रास रूट लेवल पे जो हमारा इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होता हुआ दिखता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन को इंडिया में किस तरह से रिस्टोर किया जा सकता है। तो लॉ कमीशन वर्किंग पेपर 2018 के अनुसार से इनके रिकमेंडेशन से बताया गया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाकर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट लाकर और इसके अलावा रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अमेंडमेंट लाकर किया जा सकता है। और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है उसको रिप्लेस करके कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना होगा और साथ ही साथ स्टेट असेंबलीज के रूल बुक में भी ऐड करना होगा। थर्ड प्रोविजन का बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ को डाइल्यूट भी किया जा सकता है ताकि हंग असेंबली या हंग पार्लियामेंट जैसा केस सामने आए ही ना। जो स्टेचुअरी लिमिट देखने को मिलता है उसको 6 मंथ का कर देना चाहिए। तो इसके एक्सटेंशन से फ्लेक्सिबिलिटी को सिक्योर किया जाएगा ताकि साइमल्टेनियस इलेक्शन किया जा सके। चलिए देखते हैं कुछ अदर कंट्रीज में किस तरह से साइमल्टेनियस इलेक्शन को होल्ड किया जाता है। साउथ अफ्रीका में बात करें तो नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे हम लोग को 5 साल का साइमल्टेनियस इलेक्शन देखने को मिलता है और वहाँ पे जो म्युनिसिपल इलेक्शन है उसको 2 साल बाद किया जाता है। वहीं स्वीडन का बात करें तो वहाँ के नेशनल लेजिस्लेचर रिक्सडग और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वहाँ के कंट्रीज काउंसिल लैंडस्टिंग में और लोकल और म्युनिसिपल असेंबलीज में एक फिक्स डेट पर इलेक्शन को करवाया जाता है जो कि हर एक साल का सितंबर का सेकेंड संडे को करवाने का फिक्स डेट रखा गया है। लेकिन ये लार्ज डेमोक्रेसी इंडिया जैसे देशों के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन का ये सिस्टम सुटेबल नहीं होगा। वहीं ब्रिटेन का बात करें तो यहाँ पे भी साइमल्टेनियस इलेक्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट 2011 के अनुसार हर 5 साल में मई के फर्स्ट थर्सडे को इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। वहीं जर्मनी का बात तो आर्टिकल 67 ऑफ बेसिक लॉ फॉर द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इनके द्वारा कंस्ट्रक्टिंग वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस को लाया जाता है। ये कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यदि किसी को नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हटाया जाता है तो साथ ही साथ कॉन्फिडेंस वोट भी अपोजिशन के द्वारा लिया जाता है ताकि अपोजिशन रूल कर सके। चलिए बात करते हैं वे फॉरवर्ड की और क्या किया जाना चाहिए। यदि डिफरेंट प्लेसेस में कुछ कुछ महीनों में जो इलेक्शन देखने को मिलता है तो इससे जो हमारा डेवलपमेंटल वर्क है वो हैम्पर होता है। तो इसके लिए डीप स्टडी अच्छे से समझने की जरूरत है और इसमें डिटेल्ड डेलिब्रेशन के द्वारा आइडिया निकालना होगा ताकि इससे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इम्पैक्ट ना हो डेवलपमेंट वर्क के लिए।
कुछ कुछ महीनों में जो होते रहता है। तो इसके लिए कंट्री वाइड कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है कि वन नेशन वन पोल हमारे कंट्री की ज़रूरत है या नहीं। तो हमारी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन लोगों के साथ कोऑपरेट कर उस इशू के ऊपर डिबेट करना चाहिए। और एक बार जब डिबेट स्टार्ट हो जाता है तो इसमें पब्लिक ओपिनियन को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि इंडिया एक मैच्योर डेमोक्रेसी का उदाहरण बन सके और जो इस डिबेट में आउटकम निकल के सामने आती है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।